गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यूट्यूब चैनल का नाम है कमलेश कुमार मुंड, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। कल हमने चर्चाएं की मान की लोच की श्रेणियां, और जिसमें देखा कि मान की लोच की श्रेणियों को 5 भागों में विभक्त किया गया, जिसमें पूर्णतया लोचदार मान की लोच, इकाई से अधिक लोचदार मान की लोच, इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मान की लोच। इनको हमने भली भांति हर तरीके से इनको समझा, जिसमें मैथमेटिकल भी टर्म्स थी, थ्योरेटिकल टर्म्स भी थी, डायग्रामेटिक टर्म्स भी थी। उसी कड़ी के अंदर इस अध्याय का हम तीसरा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मान की लोच की विधियां हैं। विद्यार्थियों, मोटे रूप से हम मान की लोच की विधियों को 3 चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला चरण है मान की प्रतिशत लोच या आनुपातिक। विद्यार्थियों, आनुपातिक या प्रतिशत लोच या सामान्य स्थिति में इसको प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि भी कहेंगे। इसको प्रतिशत विधि के नाम से और आनुपातिक विधि के नाम से भी इसको व्यक्त हम कर रहे हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे आनुपातिक और प्रतिशत विधि के बारे में अपन ने पूर्व में जांच भी लिया है। इसमें ज्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि ये वही चीज है जो हम पूर्व के अंदर मान की लोच का निरूपण जहां हमने पढ़ा, मान की लोच को शुरू किया, वहां जो चीजें थी सेम वही चीजें इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मान की प्रतिशत और जो आनुपातिक विधि है वो क्या कहती है। सबसे पहले मैं इसको आपको आनुपातिक विधि के रूप में व्यक्त कर रहा हूं। आनुपातिक विधि है। विद्यार्थियों, हमने शुरू में पढ़ लिया कि आनुपातिक का मतलब है कि किसी अनुपात में परिवर्तन के कारण, यानी कीमत में के किसी अनुपात में परिवर्तन के कारण मांग के अंदर किस अनुपात में परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहेंगे कि कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहते हैं। सूत्र रूप में इसको लिखेंगे, मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब सबसे पहले विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को देखना है कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन किसके बराबर होता है। तो हमने पीछे भी इसको पढ़ा है। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है वर्तमान मांग मात्रा माइनस प्रारंभिक मांग मात्रा बटे प्रारंभिक
मांग मात्रा। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि मान लेते हैं कि वर्तमान में जो मांग मात्रा है वो Q1 है और पूर्व की मांग मात्रा थी या प्रारंभिक मात्रा Q0 है, तो ऐसी स्थिति में Q1 माइनस Q0 बटे प्रारंभिक मांग मात्रा Q0, या इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे बता रहा है कि मांग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो परिवर्तन के लिए हम साइन यूज कर रहे हैं डेल्टा Q और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं Q, अर्थात मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होगा डेल्टा Q बटे Q के बराबर। इसी प्रकार विद्यार्थियों नेक्स्ट चीज हम इससे निकालेंगे कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो मैं इसी में सुधार कर रहा हूं कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बराबर वर्तमान कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत बटे प्रारंभिक कीमत। इस चीज को व्यक्त करेंगे तो सेम यही तरीका हम यहां पर यूज करेंगे, P1 माइनस P0 बटे P0, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के परिवर्तन को ये व्यक्त कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा P बटे P, अर्थात मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन है वो डेल्टा Q बटे Q के बराबर है, जबकि कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो डेल्टा P बटे P के बराबर है। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम इसको कैलकुलेट करके इस उपरोक्त सूत्र के अंदर पुट करें तो हमें प्राप्त होगा मांग की कीमत, और उसको हम लिखते हैं ईपी या ईडी, मैं यहाँ पे ईडी यूज कर रहा हूं। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन चूंकि हमने निकाल लिया डेल्टा Q बटे Q डिवाइडेड बाय कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हमने निकाला डेल्टा P बटे P। विद्यार्थियों पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि जब दो चरों के बीच या दो तत्वों के बीच में भाग का या डिवाइड का साइन होता है तो ऐसी स्थिति में इसको हम मल्टीप्लाई में यदि कन्वर्ट कर दें तो इसके आगे का जो भी चर होता है वो उलट जाएगा। उलटने का मतलब है अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डेल्टा Q बटे Q डिवाइड को हम कर रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये बदल जाएगा, बदल के P ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P है वो नीचे चला जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको हम थोड़ा सा सुधार के लिखें तो ऐसी स्थिति में होगा EP इक्वल डेल्टा Q, अब परिवर्तन वालों को एक साथ लिख रहे हैं अपन, डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q। ये आपका हो गया आनुपातिक विधि से मान की लोच की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। विद्यार्थियों यहाँ पर भी आप ये जान लें कि सूत्र रूप के अंदर जब हम सामान्य वस्तुओं की ही चर्चा करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके बीच जो संबंध की बात हम करें तो वो नेगेटिव ही होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है यदि आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो कंपटीशन में ये पूछ ले कि सामान्य वस्तु की स्थिति में मान की लोच का सूत्र होगा और ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाए, पहला ऑप्शन ये मिल जाए और दूसरा ऑप्शन EP बराबर माइनस डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q। तो विद्यार्थियों आपको ऐसी स्थिति के अंदर आपका सही आंसर यही होगा, ये आंसर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि सूत्र रूप में जब लिखते हैं तब हम माइनस साइन लिखते हैं, जबकि कैलकुलेट करते हैं उस समय हम माइनस साइन की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय कीमत या मांग मात्रा कोई सी भी है वो किसी भी साइन में आपको प्राप्त हो सकती है। उसी से अपन वस्तु की प्रकृति का निर्धारण भी कर पाएंगे कि वास्तव में कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध है या नहीं है, उसमें सीधा संबंध है या विपरीत संबंध है, जो भी होगा वो हम उसकी कैलकुलेशन से प्राप्त कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों इसी का पार्ट है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज सेम ही है, चाहे इसको आप आनुपातिक विधि से कह दीजिए चाहे इसको प्रतिशत विधि कह दीजिए, इनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैं इसी के अनुरूप आपको प्रतिशत विधि भी बताऊं।
सॉरी। तो प्रतिशत विधि में चेंज कुछ नहीं होना है, मांग की कीमत लोच बराबर होती है मांग मात्रा में आनुपातिक की जगह हम लिखते हैं प्रतिशत परिवर्तन और बटे कीमत में भी प्रतिशत परिवर्तन। अब विद्यार्थी यहाँ पे प्रतिशत आ गया तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने का भी तरीका सेम है। जैसे सबसे पहले हम निकालें मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, केवल प्रतिशत के अंदर प्रतिशत का साइन यूज अपने को करना है, वो प्रतिशत कन्वर्ट हो जाएगी इसको वर्तमान को मैं अभी यहाँ पे सूत्र पूरा नहीं लिख के मैं सीधा लिख रहा हूं। वर्तमान मात्रा Q1 प्रारंभिक मात्रा Q0 बटे प्रारंभिक मात्रा Q0 गुणा 100। अपन ने इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया, ये सीधे सेम वैसी की वैसी हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा Q बटे Q गुणा 100। अपन ने मान मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार अपने को क्या करना है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को भी ज्ञात करना है। प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो P1 माइनस P0 बटे P0 गुणा 100, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P बटे P गुणा 100। यह आपका हो जाएगा कीमत में भी प्रतिशत परिवर्तन। जब इसी चीज को अपन इसके अंदर प्रूव करते हैं तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखें कि इसको जब हम रखेंगे तो भी वही सिचुएशन पैदा होगी जो हमारी पहले पैदा हुई है। ऊपर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपन लिखेंगे डेल्टा Q बटे Q गुणा 100, और इसका पूरे का डिवाइडेड बाई अपन कर रहे हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो डेल्टा P बटे P गुणा 100। तो विद्यार्थी यहाँ 100 से 100 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बचने वाली संख्या सेम वो की वही है, डेल्टा Q बटे Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P बटे P। जब इसको चेंज करोगे तो आपका आएगा डेल्टा Q बटे Q सॉरी Q मल्टीप्लाई P बटे डेल्टा P, या इसको हम सुधार के लिख सकते हैं परिवर्तन वालों को एक साथ, तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P बटे Q, और यहां पे मैं आपके माइनस का साइन, ये अपने माइनस वाला साइन यही बताएगा जो पूर्व में मैं कह चुका हूं कि कीमत और जो मांग मात्रा है उनके बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये केवल संबंध को बताता है, लोच के मान को नेगेटिव नहीं बता रहा है। अब इसका यदि हम कोई एग्जांपल लेना चाहें और उस एग्जांपल को हल करें और कहा जाए कि भी प्रारंभिक जो कीमत है और एग्जांपल अपन यूज कर रहे हैं, प्रतिशत को भी कह सकते हो या अनुपातिक कह सकते हो, कि प्रारंभिक कीमत है वो 100 रुपए होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की 250 ग्राम मांग करता है, 250 किलो कहता है ग्राम वस्तु की मांग कर रहा है, किंतु अब कीमतें गिर गई और कीमतें गिरकर 50 रुपए हो जाती है, अर्थात P1 है वो 50 रुपए हो गई। तो ऐसी स्थिति में Q1 है मात्रा वो 750 ग्राम। तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच क्या होगी, आनुपातिक विधि से यदि हम इसको निकालें तो इसका हल अपन विद्यार्थियों मांग की आनुपातिक विधि को समझने के लिए अपन यूज कर रहे हैं एक एग्जांपल जिसमें प्रारंभिक कीमत P 100 दे रखी है, परिवर्तन के बाद जब 100 कीमत होती है तो उस समय उसकी मांग मात्रा 250 होती है, जबकि परिवर्तन के बाद कीमत है वो 50 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा है वो 750 हो जाएगी। इस स्थिति में जब हम मांग की लोच का हल निकालें
तो चूंकि अपन जानते हैं कि ईपी बराबर होता है डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी इंटू पी बटे क्यू। डेल्टा क्यू का मान निकालेंगे तो वर्तमान क्वांटिटी में से प्रारंभिक क्वांटिटी है उसको अपने को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 700, क्योंकि इसको यदि मैं यूं लिखूं तो Q1 माइनस Q बटे P1 माइनस P इंटू P बटे Q ही लिखा जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो मान रखेंगे 750 माइनस 250 बटे, इसका आप इसके अंदर मान रखेंगे तो वर्तमान आपकी आ गई 50, प्रारंभिक 100 इंटू प्रारंभिक पैसे आपके लिए 100 और प्रारंभिक मात्रा है वो 250 आती है। जब इसको आप हल करते हैं तो 500 बटे माइनस के 50 इंटू 100 बटे 250। 250 से ये दो बार कट जाएगा, 50 से ये 100 है वो आपका दो बार, तो 2 को 2 से गुना किया तो आपके आ गए 4 और माइनस का साइन, ये आपके ईपी का मूल्य होगा। विद्यार्थियों यहाँ पे इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझा कि आनुपातिक विधि से किस तरीके से हम लोच के मान की गणना कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ अपनी नंबर 1 विधि है वो समाप्त हो जाती है और नंबर 2 विधि की हम चर्चा करते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्यामितीय विधि या बिंदु लोच विधि। विद्यार्थियों ये इजी है, किंतु इसको हल करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और उस ध्यान के अकॉर्डिंग आप इसको हल करेंगे। मैं कुछ एक सामान्य सी चीजें आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हम ज्यामितीय या बिंदु लोच विधि, ज्यामितीय या बिंदु लोच विधि। विद्यार्थियों ज्यामितीय या बिंदु लोच विधि का सीधा सा आप अर्थ लगा सकते हो कि किसी बिंदु पर लोच का मान अपन यहां पे निकाल रहे हैं। लोच का मान निकालने के लिए हम एक कल्पना करते हैं अपनी ओर से, और वो कल्पना ये कि कोई एक मान वक्र है, वाई एक्स पे अपन कीमत ले रहे हैं, एक्स एक्स पे अपन मात्रा ले रहे हैं, और ये कोई एक मान वक्र अपने को दिया हुआ है। जिसको मैं लिख रहा हूं डी डी। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ मान वक्र है इसके कुछ बिंदु निर्धारित करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाई एक्स के जो मान वक्र को टच कर रहा है उस बिंदु को हम ए बिंदु कह रहे हैं। इसके नीचे एक बिंदु यहाँ पे उपलब्ध है जिसको हम बी बिंदु कह रहे हैं। एक बिंदु सी है। अब ये सी बिंदु ऐसा बिंदु है जो इस मान वक्र के बीच में स्थित है, उसको अपन सी कह रहे हैं। इससे नीचे वाले भाग में एक बिंदु है जिसको अपन डी कह रहे हैं, और जो अक्ष पर बिंदु है उसको हम ई बिंदु के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। जब ये सिचुएशन पैदा होती है कि एक ही मान वक्र है और उस मान वक्र के बहुत सारे बिंदु अपने को दिए होते हैं, तो उन बिंदुओं पर मान की लोच कितनी होगी उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए हम बिंदु लोच विधि का ही सहारा लेते हैं, और बिंदु लोच विधि के माध्यम से ही इसको हम हल करते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों ध्यान रखें कि बिंदु लोच विधि के अंदर या के माध्यम से लोच का मान ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र है मान की लोच बराबर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु से नीचे का
मान वक्र का भाग बटे बिंदु से ऊपर के मान वक्र का भाग, और इसके माध्यम से हम किसी भी मान वक्र के किसी भी बिंदु के ऊपर लोच का मान ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थी यहां ध्यान दें कि हमने जो मान वक्र लिया वो रेखिक प्रकृति का है, अरेखिक प्रकृति का नहीं है। इसलिए रेखिक प्रकृति के मान वक्र में हम इस तरीके से मान निकाल सकते हैं, किंतु अब क्वेश्चन ये हो सकता है कंपटीशन के लेवल की बात है, वैसे 12वीं क्लास के लेवल की तो ये चर्चा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब अरेखिक मान वक्र होता है, अर्थात वो रेखा के रूप में या सरल रेखा के रूप में नहीं, उसकी कुछ आकृति यूं होती है, अरेखीय जिसको हम कहते हैं, वक्रीय आकृति के अंदर वो पाया जाता है। ऐसे वक्रों की स्थिति के अंदर हम कैसे उस बिंदु पर लोच का मान निकालें? जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि भैया इस बिंदु पर आप लोच का मान बताइए, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों करना क्या होता है कि इस बिंदु से हम कोई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दोनों को टच करती या दोनों को काटेगी। अब इस बिंदु से हम इसकी दूरी देख लेंगे, ऊपर का भाग कितना है और इसके नीचे का भाग कितना है, नीचे के भाग में हम ऊपर के भाग का भाग देके इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अरेखिक जो मान वक्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम स्पर्श रेखाओं के माध्यम से उनके लोच का मान का निर्धारण कर लेते हैं कि उस बिंदु के ऊपर लोच का मान कितना होगा। अब विद्यार्थियों हम अपने मूल टॉपिक में चलते हैं कि जब बिंदु लोच विधि होती है, तो ऐसी स्थिति में अब इसके जो हमने बिंदु लिए, जो माने कि ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है और ई बिंदु है, इस पे लोच का मान क्या होगा। तो विद्यार्थियों में एक बिंदु के लिए आप को मैं लिख के पूरा बताता हूं, बाकी के लिए मैं डायरेक्ट उनको करूंगा सूत्र, आप उनके लिख के देखें। यदि आपसे नहीं हो पाता तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको फिर से उनको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिंदु ए से। पहले कंडीशन ले रहे हैं, ए बिंदु पर लोच का मान, ए बिंदु पर लोच का मान, अर्थात मैं इसको लिख रहा हूं ई, ए बिंदु पर लोच का मान अपन निकाल रहे हैं मान वक्र के। तो सूत्र अपना होगा ए बिंदु से नीचे का भाग बटे ए बिंदु से ऊपर का भाग। अब विद्यार्थियों अपने को ये देखना है कि नीचे का भाग कितना है, तो पूरे जो मानवक्र का भाग है वो ए ई, तो इसका मतलब नीचे का भाग तो टोटल ही आ गया ए से लेके ई तक का, तो ई ए बराबर हो जाएगा ए ई। अब देखेंगे हम ए बिंदु से ऊपर का भाग, तो ए बिंदु से ऊपर तो कोई भी मानवक्र है ही नहीं, क्योंकि ए बिंदु किस पे है, वाई अक्ष पे खुद मौजूद है, तो इससे ऊपर का कोई भाग नहीं है, अर्थात भाग क्या हो गया, जीरो। अब जब जीरो का भाग हम किसी भी मान में दें, कोई भी अंकीय मान हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जीरो का भाग किसी संख्या में दिया जाए जीरो आता है। तो विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, जीरो क्या है, जीरो भी कोई ना कोई संख्या है, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसका कोई मान नहीं है, अपने पास कोई उपलब्ध मान नहीं है। जैसे मैं कोई फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं लिख देता हूं कि 0.0000000 और 0 और 0, फिर मैंने लिख दिया एक। अब इस एक का क्या मतलब है, कोई मान ही नहीं है, ऐसा कोई मान हो ही नहीं सकता जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। अब मान लो कि मैं ये कहूं कि ये जीरो नहीं होकर ये है, अब हमने लोच का मान निकाल लिया, तो जितने एक पॉइंट के आगे जितने अंक है उतने जीरो ऊपर लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, फिर एक का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, बहुत बड़ा मान आएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी अंक में, ये हमेशा याद रखें, किसी भी अंक के अंदर जीरो का यदि आप भाग देते हो तो जीरो नहीं आएगा, उससे मान आएगा अनंत। तो ऐसी स्थिति में ई ए पर लोच का मान क्या हो जाएगा आपका, इनफिनिटी।
तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर ई ए बराबर क्या है, इन्फिनिटी होगा। अर्थात यूं कह दें सीधे अर्थों में कि वाई अक्ष पर स्थित कोई भी मानवक्र का बिंदु उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, तो उस बिंदु पर लोच का मान हमेशा ही क्या होगा, इन्फिनिटी या अनंत के बराबर होगा। अब नंबर 2 कंडीशन में हम बात करें, अपने सूत्र से ही रहेंगे। जैसे मैं बात करूंगा नंबर 2 कंडीशन के अंदर बी बिंदु पर लोच का मान, बी बिंदु पर लोच का मान। अब बी बिंदु पर लोच के मान की जब हम चर्चा करेंगे तो भी सेम कंडीशन है। ए बिंदु पर हमने जैसा सूत्र लिखा वैसा ही सूत्र बी बिंदु के लिए अपने को लिखना है। बी बिंदु के लिए जब हम सूत्र अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम यही कंडीशन, ई बी बराबर बी बिंदु से नीचे का भाग बटे बी बिंदु से ऊपर का, सेम ही लिखा है आपने। इसलिए मैंने कहा कि विद्यार्थियों आगे के जितने भी कैलकुलेशन अपन करने में कैलकुलेशन सीधी कहूंगा, आपको इतना ही करना है। बी के अंदर अपन ने बी लिख दिया, सी बिंदु पे लिखोगे तो आप इसकी जगह बी की जगह जितने भी बी लिखे हुए हैं उसको सी कर देना, डी बिंदु पे करोगे तो आप डी कर देना, ई बिंदु पे करो तो आप ई कर देना। अब अपने को इसमें मूल चीज जो ढूंढनी है वो अपने को है कि बी बिंदु से नीचे का भाग कितना है, तो बी बिंदु से नीचे का भाग बी बिंदु से लेकर ई तक है, तो हम लिखेंगे ई बी बराबर बी ई बटे, अब ऊपर का भाग भी मौजूद है, वो भाग है ए बी या बी ए के बराबर। अब विद्यार्थियों यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अपने को ये देखना है कि भाग कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो अपन देख सकते हैं कि रेखा चित्र में देखें तो बी भाग है वो बड़ा है, जबकि ए बी जो भाग है वो है छोटा। अब किसी भी संख्या के अंदर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो मान कितना आता है, संभवतः एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा, तो अर्थात यहाँ पे जो लोच होगी वो इकाई से अधिक वाली कंडीशन आएगी, अधिक लोचदार जिसको हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है वो है कि बीई ग्रेटर देन है AB से, और BE ग्रेटर देन AB से होने की वजह से B बिंदु पर जो लोच का मान है वो होगा ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक लोच का मान उस बिंदु पर होगा जो कि घटते हुए मान वक्र पर मध्य बिंदु से ऊपर वाले हिस्से के अंदर अपने को प्राप्त होता है। कोई भी बिंदु है वो मान वक्र के ऊपर वाले हिस्से के अंदर अपने को यानी मध्य बिंदु से ऊपर वाले हिस्से में प्राप्त होगा, वहां पे लोच का मान है वो EP ग्रेटर देन 1 होगा। तो बी बिंदु पर आपका लोच का मान आपको प्राप्त हुआ ग्रेटर देन 1। अब विद्यार्थियों कंडीशन नंबर लेते हैं अपन 3 नंबर है बिंदु सी, तो सी बिंदु पर लोच, तो सी बिंदु पर लोच EC बराबर सी बिंदु से नीचे का भाग, तो सी बिंदु से नीचे का भाग है CE के बराबर, तो मैं लिख देता हूं उसको CE, और ऊपर का भाग है AC के बराबर, तो इसको मैं लिख देता हूं AC। क्योंकि जहां से मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया और जब मैंने ये बताया उसी समय मैंने कहा कि सी बिंदु है वो इस मान वक्र का के मध्य का बिंदु है। लगभग मैंने बीच में लिखा, हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो, तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब यही होता है कि इसने समान दो भागों में इस भाग को बांटा है। अर्थात मैं ये कहूं कि CE बराबर AC की स्थिति है, यानी कि दो समान भाग, चाहे वो 2-2 सेंटीमीटर के हो, चाहे 3-3 सेंटीमीटर के हो, चाहे 1 सेंटीमीटर। अब समान अंक में समान अंक का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक के बराबर। अर्थात मान वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित कोई भी बिंदु होगा उस बिंदु पर लोच का मान है वो इक्वल 1 होगा। क्लियर। अब नंबर 4 कंडीशन लेते हैं अपन।
चाहे वह बिंदु डी बिंदु पर लोच क्या होगी। तो विद्यार्थियों सेम जैसे हमने ए बिंदु पे निकाली है, जिस प्रकार से हमने बी बिंदु पर निकाली लोच, जिस प्रकार हमने सी बिंदु पर लोच का मान निकाला है, उसी प्रकार विद्यार्थियों अपने को डी बिंदु पर भी लोच का मान निकाल लेना है। डी बिंदु पर जब लोच का मान आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि ई डी बराबर डी बिंदु से नीचे का भाग। यह सूत्र आपको हर में लिखना है, हर कंडीशन में आपको सूत्र अप्लाई करने हैं। मैं आगे सुविधा के लिए या अपने वीडियो का समय कम अपने को लगे इसके लिए मैं ये बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे डी बिंदु से नीचे का भाग बटे डी बिंदु से ऊपर का भाग। तो यहाँ पे डी बिंदु से नीचे का भाग है वो देखिए विद्यार्थियों डीई के बराबर और ऊपर का भाग है वो एडी के बराबर है। जब हम देखेंगे तो ऊपर का भाग तो है ज्यादा और नीचे का भाग है कम, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं क्योंकि DE लेस देन AD है। अब किसी छोटी संख्या में आप भाग दोगे बड़ी संख्या का, जैसे 2 में 4 का भाग दोगे या 3 में 4 का भाग दोगे या 1 में 4 का भाग दोगे तो मान 0 से तो ज्यादा आएगा लेकिन 1 से कम आता है, अर्थात इस अवस्था के अंदर ED लेस देन 1 होगा। तो विद्यार्थियों यहां पर जो लोच का मान है सॉरी वो इकाई से कम होता है, अर्थात मध्य बिंदु से नीचे अक्ष की ओर से हम आते हैं तो उस भाग पर लोच का मान है वो इकाई से कम होगा, अर्थात ये बेलोचदारी वाली स्थिति का मांग वक्र यहां पर पाया जाता है। अब हम लास्ट स्टेप 5 नंबर की बात करें। 5 नंबर अपना था ई बिंदु पर लोच। तो ई बिंदु पर भी लोच का मान सेम वैसे ही निकालना है, ई बराबर ई बिंदु से नीचे का भाग। अब देखिए विद्यार्थी ई बिंदु कहां पे स्थित है, अक्ष पे, और अक्ष पे यदि ई बिंदु स्थित है तो इसके नीचे कोई भाग है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में 0। अब ऊपर का भाग पूरा ही मान वक्र है ए से लेके ई भाग तक, तो हम लिखेंगे इसको ए। अब 0 के अंदर यदि किसी संख्या का भाग, तो जैसे मैंने पहले कहा कि अब आपका ये नहीं सर ये हो सकता है कि 0 तो 0 ही है, तो 0 यदि अंक में भी आप यहाँ पे लोगे तो यही तो संख्या लोगे, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी संख्या का भाग दोगे इससे भी बड़ी संख्या आ जाएगी। अर्थात ऐसी स्थिति के अंदर लोच का मान आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल 0, अर्थात ये कंडीशन आपकी कहलाएगी पूर्णतया बेलोचदार मान की लोच। तो विद्यार्थियों यहां पर ये ध्यान रखें कि जो लास्ट बिंदु इसका है, जो अक्ष पे बिंदु है, इस अक्ष के बिंदु पर लोच का मान क्या कहलाएगा आपका E इक्वल 0 की स्थिति, अर्थात पूर्णतया बेलोचदार की स्थिति है, जो कि हमने कल श्रेणियों में भी इन्हीं सब चीजों की चर्चा हमने की थी। अलग अलग प्रकार के रेखाचित्र बनाकर अलग अलग प्रकार की मैथमेटिकल टर्म्स अपन ने देखकर इन चीजों को हल करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको ये चीज निश्चित रूप से समझ में आई होगी। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपकी हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आई हो, तो निश्चित रूप से ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर पे आप मेरे को अवगत करवा दें। कल हम इस टॉपिक के अंदर नंबर 3 स्थिति पढ़ेंगे, तीसरी विधि पढ़ेंगे। वे विधि क्योंकि आज समय अपने पास पर्याप्त हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही। चलते चलते फिर से मैं कहूंगा कि कोविड का ख्याल रखें, मास्क हमेशा लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और समय समय पर हाथों को धोते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।